डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 12th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक है मौर्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन, गुप्तचर व्यवस्था, न्याय प्रशासन और राजस्व व्यवस्था। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक सेकंड पार्ट है इसका, लेसन पार्ट 2 का। इसके अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सैन्य प्रशासन किस रूप में था, गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, न्याय प्रशासन कैसे था और राजस्व व्यवस्था कैसे था। एक एक करके हम लोग इन सभी बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सैन्य प्रशासन, सैन्य व्यवस्था कैसी थी। चूँकि सैन्य व्यवस्था मौर्य प्रशासन की सुदृढ़ अवस्था में थी, जैसा कि जानते हैं कि सैन्य शक्ति के बल पे ही, बाहुबल के बल पे ही चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को जो है अपने विशाल साम्राज्य खड़ा किया, पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया, पूरे भारत को अपने आधिपत्य में कर लिया और भारत में राजनीतिक एकता प्रदान की। इस तरह से मौर्य शासक प्रथम ऐसा शासक था जो भारत में राजनीतिक एकता प्रदान करने वाला पहला शासक कहलाता है। तो उसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि सैन्य प्रशासन के अंतर्गत उसकी क्या स्थिति थी। कौटिल्य ने सेना को 3 भागों में डिवाइड किया था। कौटिल्य चूँकि उसके प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के साथ साथ गुरु, उनके सलाहकार कई चीज़ों को देख रहे थे। तो इस तरह से चाणक्य जैसे गुरु को पाकर चंद्रगुप्त मौर्य, और चूँकि बहुत ज़्यादा प्रारंभ में ही उन्हीं के अंडर में ट्रेनिंग लिया, उन्हीं का अंडर में रह करके बहुत कुछ सीखा और वही जो है भारत के विशाल सम्राट बनाने का वो सपना देखे थे उसको पूर्ण किया। तो इस तरह से उनको पा करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपनी सेना को, विशाल सेना बढ़ा करके भारत में शासन किया और भारत में ही नहीं विश्व में अपनी पताका को फहराया। तो आइए हम उसको देखते हैं किस रूप में। कौटिल्य ने सेना को 3 भागों में डिवाइड किया था। नंबर 1 है पुश्तैनी सेना। फर्स्ट क्या है? पुश्तैनी सेना। सेकेंड है किराए की सेना और थर्ड है नगर पालिका से संबंधित सेना। तो चाणक्य ने 3 प्रकार की सेना का उल्लेख किया है। इसके पहले एक और चीज़ बताना चाहते हैं, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत भी आता है, अलग से क्वेश्चन आता है इसी के अंतर्गत, लेकिन पहले इस चीज़ को जान लेंगे, उसको बाद में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कौटिल्य की ने सेना को 3 भागों में डिवाइड किया था, पुश्तैनी सेना, किराए की सेना और नगर पालिका से संबंधित सेना। तो 3 भाग डिवाइड कर दिए थे। सैन्य विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो सेनापति कहलाता था। तो सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता था? सेनापति कहलाता था। आगे क्रम में इसी में बढ़ेंगे। प्लूटार्क यूनानी लेखक था। प्लूटार्क कौन था? यूनानी लेखक। चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में प्लूटार्क क्या लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख सेना लेकर के पूरे भारत को रौंद डाला। प्लूटार्क यूनानी लेखक था और एक लेखक जैसा कि भारत के विवरण के संदर्भ में लिखता है, उल्लेख करता है, वे भी ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में माने जाते हैं। जो भी विदेशी यात्री भारत आते हैं, जो भी विदेशी यात्री लेखक थे भारत आते थे, तो यहाँ के शासकों के विषय में उनकी सैन्य व्यवस्था कैसी थी, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी शक्ति कितनी थी, साम्राज्य विस्तार उनका कितना था, सभी विविध पहलुओं पे वो लिखते थे और उनके माध्यम से भारतीय इतिहास का स्रोत बनता है, क्योंकि आगे चल के वही स्रोत बनता है, तत्कालीन शासक के विषय में हमें जानकारी प्रदान करने का स्रोत बनता है। उसी के माध्यम से हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना कितनी विशाल थी और किस तरह से अपनी सेना के बल पर उसने भारत में शासन किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो इस तरह से क्या लिखते हैं प्लूटार्क, जो यूनानी लेखक हैं, कि चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख सेना के साथ पूरे भारत को रौंद डाला और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो उसकी सेना में 6 लाख से तात्पर्य क्या है कि सेना बहुत विशाल सेना थी। इतनी विशाल सेना के साथ वो भारत को रौंद डाला। कहने का तात्पर्य था कि पूरे भारत को अपने आधिपत्य में ले लिया, अपने अंडर में ले लिया और पूरे भारत पे शासन किया। एक राजनीतिक एकता स्थापित की। अभी तक टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासक शासन कर रहे थे और ऐसे में भारत कई क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिससे कोई भी आक्रांता भारत में हमला करता और आसानी से विजय प्राप्त कर लेता था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत में क्या स्थापित की? राजनीतिक एकता स्थापित की। इसके पहले भी बता चुके हैं राजनीतिक एकता क्या है। एक शासन व्यवस्था, एक दंड व्यवस्था, एक न्याय व्यवस्था, एक प्रशासनिक व्यवस्था, एक कर व्यवस्था। पूरे भारत में एक रूपता आ गई और इस तरह से
जो भी आक्रांता भारत में हमला करते थे, चूँकि शासक के क्षेत्र सीमित होते थे, सेनाएं छोटी होती थी, ऐसे स्थिति में वो आसानी से युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया, अपने आधिपत्य में कर लिया और एक विशाल सेना का गठन किया और इसी के बल पे उसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अब भारत की ओर कोई मुंह उठा करके, आंख उठा करके नहीं आ सकता था। जब चाहते थे विदेशी आक्रांता आसानी से आ जाते थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के पास इतनी विशाल सेना थी, इतना शक्तिशाली शासक था, चाणक्य जैसे गुरु थे, प्रधानमंत्री थे और इन सब के होते हुए विदेशी आक्रांताओं की हिम्मत नहीं होती थी। तो इस तरह से भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना विशाल सेना के साथ, विशाल शक्ति के साथ, अपने पराक्रम के बल पे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में। तो प्लूटार्क क्या लिखता है, जो यूनानी लेखक था चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, कि 6 लाख सेना के साथ उसने पूरे भारत को रौंद डाला, पूरे भारत को अपने आधिपत्य में कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेगास्थनीज ने सेना का संचालन के लिए एक समिति बनाई थी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उसने सेना को संचालित करने के लिए, सैन्य व्यवस्था को देख रेख करने के लिए समिति के संदर्भ में चर्चा करता है। मेगास्थनीज उल्लेख करता है अपनी इंडिका में, उसकी रचना का नाम है। उसने उल्लेख किया कि एक समिति होती थी और 6 उप समिति होती थी। सैन्य व्यवस्था की देखरेख करने के लिए एक समिति होती थी और 6 उप समिति होती थी। दोनों के संदर्भ में कौन चर्चा करता है? मेगास्थनीज करता है। इन समितियों के संदर्भ में करता है, जैसे पहली अब समिति हो गई जो मुख्य थी और उसके बाद क्या थी? 6 उप समिति। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि एक समिति थी और 6 उप समिति थी। अब हम लोग उप समिति के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। उप समिति में 6 समितियां थीं। पहली जो उप समिति थी उसका कार्य क्या था? नौसेना का संचालन, नौसेना का संचालन। दूसरा जो था, दूसरी उप समिति, उसका कार्य क्या था? यातायात एवं खान पान का संचालन। तो दूसरी उप समिति का कार्य क्या है? यातायात एवं खान पान का संचालन। तीसरी उप समिति है, इसका कार्य क्या है? पैदल सैनिकों का संचालन, पैदल सैनिकों का संचालन। चौथी उप समिति है जिसका क्या कार्य है? अश्वारोहियों का संचालन। 5वां उप समिति है जिसका कार्य है रथारोहियों का संचालन। जो रथ होते थे तो रथरोहियों का क्या करना था? संचालन करना था। और 6वीं और अंतिम उप समिति थी हाथियों का संचालन। तो इस तरह से 2 प्रकार की समितियां थी, एक मुख्य समिति थी और दूसरी 6 उप समितियां थी जिसके ये सारे कार्य थे। तो इस तरह से सैन्य संचालन के लिए 2 समितियां बनाई गई थी, एक समिति और दूसरी उप समिति। आगे हम लोग बढ़ते हैं, गुप्तचर व्यवस्था के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। देखें, किसी देश को अलग अलग हेडिंग, अलग अलग कभी कभी क्वेश्चन आता है। गुप्तचर व्यवस्था से क्या जानते हैं? प्रकाश डालें। सैन्य व्यवस्था से क्या जानते हैं? प्रकाश डालें। तो कुछ चीज़ों को आप विस्तारित कर लेंगे। जैसे कोई चीज़ सीमित है, अगर वो मुख्य क्वेश्चन में आ गया, उसकी एक हेडिंग को क्वेश्चन के रूप में आ गया, तो ऐसे चीज़ों को आप क्या करेंगे? विस्तार कर लेंगे, अपने से बढ़ा लेंगे। आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि ऐसे तथ्यों को, अगर कोई छोटा प्रश्न को ही एक क्वेश्चन बना के एग्जाम में अगर आ जाए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल भी आए थे, तो ऐसे प्रश्नों को आप विस्तारित कर लेंगे। अब जैसे आगे हम लोग बढ़ते हैं, गुप्तचर व्यवस्था है, तो अब यहाँ तो केवल 2 ही 3 लाइन है, लेकिन अगर आपको इसको विस्तारित करना तो बहुत सारी रूपरेखा बना करके आप लिख सकते हैं। जैसे गुप्तचरों का काम क्या होता है? गुप्त, नाम से ही अपने आप में स्पष्ट है, गुप्त सूचनाएं प्रदान करना। राजा को, शासक को गुप्त सूचनाएं प्रदान करना। चूँकि अधिकारी होते थे, सीधे शासक के पास नहीं जाते थे, आवश्यकता पड़ती थी तो सीधे वहाँ तक भी जाते थे। अलग अलग श्रेणियाँ थी गुप्तचरों की। कुछ बहुत विशेष होते थे तो जो राजा के पास सीधे पहुँचाते थे सूचना, बाकी अधिकारी के अंडर में कार्य करते थे। तो इस तरह से बहुत सारे पूरे साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था की गई थी। गुप्तचर फैले हुए थे जो आंतरिक और बाह्य दोनों सूचनाएं प्रदान करते थे। गुप्तचरों का क्या काम था कि देश की आंतरिक भागों को, जैसे मान लीजिए कई तरीके के गुप्तचर होते थे, कई रूपों में कार्य करते थे, भेष बदल करके कार्य करते थे। भारत के आंतरिक भागों में जैसे कोई कर्मचारी भ्रष्ट न हो, गलत कार्य न करे, कोई दुकानदार है वो कम ना माप तौल करे, कोई किसी जगह भ्रष्टाचार हो रहा है या शासक के खिलाफ कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, उसके जो है अस्तित्व को गलत दिशा ले जा रहे हैं, या फिर शासक की नीतियों की आलोचना गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं,
तो सूचनाएं जो करता था राज्य के आंतरिक क्षेत्रों में वो सूचनाएं शासक तक पहुंचाता था। जैसे कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कम माप तौल कर रहा है, तो उसकी भी सूचना राजा तक पहुंचती थी। राजा उसको दंडित करता था, उसके अधिकारी दंडित करते थे। तो इस तरह से गुप्तचर का काम क्या था? राज्य की आंतरिक सीमाओं की सूचना प्रदान करना, गुप्त रूप से सूचना प्रदान करना। जो बाह्य तरीके के बाहर के थे गुप्तचर, ऐसे भी गुप्तचर थे जो दुश्मन देशों में जाते थे, दुश्मन सैनिकों के बीच में समा जाते थे, या ऐसे कह सकते हैं कि उनके भेष में या उन्हीं की सेना में भर्ती हो जाते थे और वहाँ से गुप्त सूचनाएं पहुँचाते थे। तो दूसरे राज्यों में भी चले जाते थे और दूसरे राज्य की अंदर सीमा में रह करके वहाँ की गुप्त सूचनाएं पहुँचाते थे कि फला देश आपके ऊपर आक्रमण करने वाला है, आपके पास इस तरह से दुर्व्यवहार करने वाला है, आपके साथ कोई रणनीति अपना रहा है, षड्यंत्र कोई कर रहा है। तो इस तरह से विविध प्रकार की सूचनाएं गुप्तचर पहुंचाते थे, जिससे कई फायदे थे। अगर आपसे उपयोग लिखना जाए या क्या महत्व है, तो मान लीजिए कहीं अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई कर्मचारी भ्रष्ट है राजा का ही, कोई मंत्री भ्रष्ट है राजा का ही, तो वह सूचना पहुंचा देता था राजा को या अधिकारी को, तो जिससे उस व्यक्ति को दंडित किया जाता था। या फिर कोई देश आक्रमण करने वाला है, कोई दूसरा विरोधी दुश्मन शासक आक्रमण करने वाला है, तो उसकी गुप्त सूचनाएं आसानी से पहुंच जाती थी और समय रहते शासक सजग हो जाता था, अपने सैन्य शक्ति को चेतावनी दे देता था कि हमला होने वाला है। तो इस तरह से गुप्तचरों के माध्यम से राज्य की विविध सूचनाएं प्राप्त होती थीं, जो प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी थी। साम्राज्य में कहीं कोई अव्यवस्था न फैले, अशांति न फैले, कहीं विद्रोह होने वाला हो, उसकी सूचना समय पे मिल जाती थी, जिससे विद्रोह को दबाया जा सकता था आसानी से। तो बहुत सारे फैक्टर थे, बहुत सारे लाभ थे इसके गुप्तचरों के माध्यम से, जिससे राजा जो है सही समय पे सही निर्णय लेता था। तो इस तरह से गुप्तचरों के संदर्भ में आपने अध्ययन किया। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष एवं इसके मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? सर्प महामात्य कहा जाता था। तो गुप्तचरों को सबसे पहले आप जान लें क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था तथा इसके अधिकारी को सर्प महामात्य। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे कि गुप्तचरों को क्या बोला गया? गूढ़ पुरुष। इसको शॉर्ट में बनाएंगे क्वेश्चन को। और इसके अधिकारी को क्या बोला जाता था? सर्प महामात्य। आगे बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को दो वर्गों में रखा गया है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र रचना है जिसमें गुप्तचरों को दो वर्गों में रखा गया है, जिनका नाम है संस्था और संचरा। फर्स्ट है संस्था, सेकंड है संचरा। तो जो संस्था होता था वो संगठित होकर कार्य करते थे, और जो संचरा होता था दुश्मन सेना में भर्ती हो जाते थे, दुश्मन सैनिकों के साथ हो जाते थे, दुश्मन क्षेत्र में चले जाते थे, भेष बदल के रहते थे और वहाँ से गुप्त सूचनाएं राजा तक या संबंधित अधिकारी तक पहुँचाते थे। तो गुप्तचरों के बहुत सारे कार्य थे, बहुत सारे फायदे भी थे, बहुत ज़्यादा। इस तरह से राजा को सजगता, पहले से ही चेतावनी मिल जाती थी, पहले से राजा चैतन्य हो जाता था, अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर लेता था। कहीं हमला होने वाला है तो उसकी सूचना अगर समय पहले मिल जाती थी, उससे वो सुरक्षा कर लेता था, आत्मरक्षा कर लेता था। कहीं कोई घटना होने वाली है, कोई विद्रोह होने वाला है, तो समय रहते उसे विद्रोह को दमन कर दिया जाता था। तो इस तरह से गुप्तचरों के कई फायदे थे, जिससे राजा प्रशासनिक कार्यों में, अन्य कार्यों में, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा था उन कार्यों में उससे बहुत ज़्यादा लाभ लेता था। तो इस तरह से गुप्तचरों के अनेक लाभ थे और प्रशासनिक क्षेत्र में या विविध क्षेत्रों में उसके फायदे या लाभ जो है राजा को प्राप्त होता था। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और देखते हैं न्याय प्रशासन। मौर्य काल में न्याय प्रशासन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। न्यायालय के संदर्भ में मौर्य प्रशासन न्याय व्यवस्था कैसी थी। राजा जो था न्यायप्रिय शासक था। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य गुरु ही उनके आदर्शवादी थे, सही रास्ते पे चलते थे, उनका रास्ता पथ सिद्धांतवादी था, तो उनका शिष्य भी चूँकि उसी रास्ते पे चलेगा। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य एक आदर्श, एक न्यायप्रिय शासक थे और अपने साम्राज्य में कहीं किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं पसंद करते थे, सबके साथ समान तरीके से न्याय करते थे। न्यायिक व्यवस्था स्थापित थी, कौन कौन से, उसका अध्ययन करेंगे हम लोग। दीवानी न्यायालय था जिसे धर्मस्थीय कहा जाता था। दीवानी न्यायालय मीन्स जो ऐसे न्यायालय जो ज़मीन से, जायदाद से, धन से संबंधित समस्याएं होती थी लोगों की, ऐसे मुकदमों की सुनवाई, जैसे कहते हैं आधुनिक समय में जैसे न्यायालय वैसे उस टाइम में भी था। तो दीवानी मतलब कि ज़मीन से, संपत्ति से
मकान से संबंधित जो विवाद होते थे उनका निपटारा किया जाता था इस न्यायालय में। इसका क्या नाम था? धर्मस्थीर। दूसरा है फौजदारी, लड़ाई झगड़े, मारपीट, हत्या, चोरी, डकैती, इन सब के जो समस्या जो बात होती थी, जो मुकदमे होते थे, उनकी सुनवाई होती थी। इसे कंटक शोधन कहा जाता था। तो फौजदारी यानी लड़ाई झगड़े वाले जो मुकदमे होते थे फौजदारी न्यायालय में होते थे, और इसे न्यायालय को क्या कहा जाता था? कंटक शोधन। तो फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन और दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीर न्यायालय। तो इस तरह से दो प्रकार के न्यायालय थे। सबसे निचला स्तर का जो न्यायालय था वो ग्राम न्यायालय था। ग्राम स्तर पर समस्याओं का निपटारा किया जाता था। तो इस तरह से न्यायालयों की व्यवस्था की गई थी। शासक न्यायप्रिय शासक था, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम में है राजस्व व्यवस्था। कृषि योग्य भूमि पर उपज का 1/4 या फिर छठा भाग, 1/6 भाग भू राजस्व या लगान के रूप में लिया जाता था। जहां सरकार सिंचाई की व्यवस्था करती थी वहां पे 1/3 भाग उपज का राजस्व, भू राजस्व या कर के रूप में लिया जाता था। तो लगान या भू राजस्व की स्थिति इस तरह से थी कि जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था थी, नहरों के माध्यम से सरकार खुद पहुँचाती थी नहरें, सिंचाई का प्रबंध करवाती थी। तो ऐसी स्थितियों में वहाँ पे 1/3 भू राजस्व कर के रूप में वसूलता था जो उपज होता था। तो इस तरह से आज के इस टॉपिक में आपने मौर्य प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, भू राजस्व, गुप्तचर व्यवस्था के संदर्भ में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।